बहुत कुछ है बोलने का, बहुत कुछ। यू कैन राइट अ बुक। आदमी लोग को जानना चाहिए ना। बट इतना बड़ा वीडियो तुम कहाँ, कौन देखेगा इतना बड़ा वीडियो? सब पार्ट में जाएंगे सर, अलग अलग पार्ट में जाएंगे। ओ आई सी। जो भी हो, हम लोग वी आर अपलिफ्टिंग द हॉबी। राइट। हाँ, हॉबी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है नेटिव फिश में, बिकॉज आई एम नॉट अ ब्रीडर, आई एम अ कलेक्टर। फिश कीपिंग सिर्फ टैंक सेटअप या स्पीशीज कलेक्ट करना नहीं होता। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग नेचर, रेस्पेक्टिंग इकोसिस्टम और इंश्योर करना कि जो हॉबी हम इंजॉय कर रहे हैं वो सस्टेनेबल रहे। अगर आप बिगिनर हो तो शायद कुछ टर्म्स न्यू लगें, लेकिन बिलीव मी, अगर आप सीरियस हॉबिस्ट हो तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे चना एंड्राओ के बारे में तो सारे फिश कीपर्स जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है कि इसका नाम एंड्राओ कैसे पड़ा, कैसे आइडेंटिफाई होती है स्पीशीज़ या वैरायटी, और कितना मुश्किल होता है रिमोट एरिया से फिशेस कलेक्ट करना? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इसी पॉडकास्ट पर मिलेंगे। 35 इयर्स का एक्सपीरियंस इन फिश कीपिंग, एक्सप्लोरर, इंटरनेशनल फिश एक्सपोर्टर और कंट्री का सबसे बड़ा नेटिव फिश स्टॉक इनके पास ही मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर एंड्रयू अरुणवा राव की। इन्होंने कई सारी रिवर्स, स्ट्रीम्स और वाटर बॉडीज एक्सप्लोर किए हैं। 50+ नेटिव स्पीशीज को सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया है और 7 फिशेस ऑफिशियली इनके नाम पर रिकॉर्ड हुई हैं। इन्होंने मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए स्पेसिमेन कलेक्शन भी किए हैं फॉर रिसर्च, जो उनके फील्ड एक्सपर्टीज़ का प्रूफ है। मिस्टर राव ऑर्नामेंटल एक्वेरियम फिश ऑफ इंडिया 1999 जैसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक के को ऑथर भी हैं। ये बुक इंडियन नेटिव स्पीशीज़ की पहली बुक्स में से एक है जिसमें लाइव कलर्ड इलस्ट्रेशंस भी मिलेंगे। राव सर जैसे लेजेंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा फील्ड में, रिवर्स में और वाइल्ड हैबिटेट्स में स्पेंड किया है, ताकि हम जैसे हॉबिस्ट को ऑथेंटिक नॉलेज मिल सके। तो on behalf of complete fish keeping community, I thank him for his immense contributions to ethological exploration and his time for making this video very special. तो भाई थोड़ा टाइम निकालना क्योंकि ये पॉडकास्ट थोड़ा लेंदी है, बट एंड तक गारंटी है कि ये वीडियो किसी ग्रैंड पेरेंट की सुनाई हुई मज़ेदार पुरानी स्टोरी से कम नहीं लगेगा। और अगर अपने आप को एक्वेरियम हॉबिस्ट बोलते हो पर ऐसे लेजेंड्स के बारे में नहीं जानते तो डोंट वरी, इस वीडियो से पता चल जाएगा। So make sure to watch the full video. This one is not just another video. It's a story of Indian native fish king, Mr. Andrew Rao. नमस्ते। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इंडियन फिश स्पीशीज? एक्चुअली व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तब मेरा बचपन में माय ग्रैंडफादर वाज a person who has spent a lot of time in the wilds of southern Orissa, and he used to go for hunting in those days. This I'm talking about early 20s, before independence. And so he liked animals and he knew a lot about animals, so he inculcated the interest of animals in me. So like we used to go to the zoo even as frequently as once a week. From my childhood till about a certain time, then I stopped going or didn't have time to go. So my own personal interest was there. We had a small group of friends and we had a small club called World Animal Club. I am a student of La Martiniere and we formed the club over there just before a science project, annual science project of a school. So we used to, as a club, go to the wild areas, just paddy fields or wooded areas, watch birds, document frogs, this and that, collect also. But that was like on holidays. But I used to go myself because my interest was above normal. So into water areas I used to enter. My interest was all living creatures. Special focus on aquatic creatures, but I didn't have nets, I didn't have anyone to help me, so whatever I could see from the top, and snakes and such things which used to pass, I used to try catching them, not knowing which is which, because there wasn't much literature and there was no Facebook, no nothing in those days, no internet. I had a good hobby where I used to breed fish. In fact, the first fish I bred was zebra convex cichlid. And with the babies, and when the babies grew up, I used to exchange with local shops fish food or live tubifex or a aerator pump, small accessories,
and I used to give them these fish in exchange. And then from one fish led to another. I even developed a separate strain of guppy too. And I used to have small bowls, earthenware, whatever can be bought in cheap price, because my parents were not really rich people, they were just middle class people, and whatever they helped, but they did not stop my hobby. I wanted to do something in the fish world. So I thought a lot of fish, in fact all the fish are coming from foreign countries. Many are being bred in India, but many are being imported. So I thought there are so many fish in India, why don't we start off on them? And that began my journey into collecting native fishes from all over the country, barring a few states which I may or may not be able to complete in this lifetime. So, sir, what was the year like when you first started professionally collecting these species? Professionally collecting from 88. 88. It's been a very long time. Yes, 1988. Who I have got inspiration from. आप एक बात पूछ रहे हैं. Right. So शुरुआत में उतना जो आदमी लोग मच्छी का ऊपर किताब लिखता था, वो दुकान में जाने से दिखाई देता. There was no thing like promotions these people are doing in the foreign countries and all. किताब देखने से, magazines देखने से सब पता चलता. One of my inspirations was Dr. Herbert or Axelrod, who has been the doyen of fish, especially South American fish, and the Cardinal Tetra is named after him, and like that I wanted to follow his, because he did a lot of exploration throughout South America in the Amazon, many species. I had the good fortune of meeting that gentleman, and he's a very cordial, very humble and very close, very nice human. And I met him in 1995 at the Aquarama in Singapore. And I didn't know that he would be there, but he was there. And another American person who is from Miami, he was a reptile dealer, he introduced me to Dr. Axelrod. And he hugged me and he says, go and do, there's a lot of fish in your country. Right. At that time I had started, but not really covered that much. So he was an inspiration for me. मेरा जो पहला पॉडकास्ट था वो निखिल सर के साथ था, तो उन्होंने भी मेंशन किया था एक्वारियम एक जो होता है वो काफी बढ़िया होता है. अब तो शायद हो नहीं रहा है, शायद फिलहाल कुछ सालों से. Nearly every from 93 हम एक्वारियम में अटेंड करते हैं. But that was some kind of a competition where you meet these professional people and who are more interested in biodiversity, not just aquatic world, right? Yes. And there was fish competition, and there were also many fish exhibition with stalls, aquarium accessories, plants and whatever connected with this business. And people used to, trade delegates used to come from all over the world. पूरा दुनिया से आता था उन लोग business enhance करने के लिए, latest in fish keeping technology भी देखने के लिए. Aquarium fish, right. Ornamental fish. ना हम उतना ज़्यादा हमको अगर देखा होगा on Facebook. From 2010, I have been very, very active on Facebook. Nearly every day I used to post pictures on my Facebook profile of Indian aquatic animals. Be it a shrimp or machhi or crab or jo bhi ho. Nothing in band like frogs or snakes. I would show it like I saw it while I was going through. It's not something that I'm promoting for sale. And my page was a non-commercial page. I have never advertised up till now on my Facebook page a single fish for sale. Only to share India ka vast and growing aquatic animals जो है हम लोग का बड़ा देश में. And मेरा एल्बम काफी बड़ा है जिसका इंटरेस्ट है देखने. Purely aquarium Indian fish का ऊपर है. Indian fish, shrimps, crabs ये सब 14,000 pictures plus is one of the largest albums in Facebook जो हम सुना है दूसरा आदमी बोला है. Single topic का ऊपर, not कोई भी बाहर देश का फोटो नहीं है उसमें. I think आज के टाइम पे जो दूसरे सोशल मीडिया पेजेस चला रहे हैं
अब ये बिजनेस बन चुका है तो मोस्टली वो सेलिंग पर्पस से डालते हैं। हम जस्ट शेयर किया बिकॉज आई लाइक व्हाट आई सॉ एंड आई कुड हैव मेड माय पेज अ कमर्शियल पेज एंड वुड हैव बीन अ सक्सेस, बट आई थिंक अभी बहुत आदमी बोले मच्छी क्या मिल सकता है खरीदने के लिए, बहुत फॉरेन आदमी भी पूछा, हम इंपोर्ट करने मांगता, आप क्या एक्सपोर्टर है ना, आप किसी एक्सपोर्टर को पहचानता है, तब हम बोलता लेट अस ट्रांसफर आवर टॉक टू DM. So over there I am talking to them, but on my page अभी कोई कमर्शियल डिस्कशन नहीं किया। That's my record. तो सर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 7 या 8 मछली आपके नाम पर है? 7 है ना? 7। हाँ, तो और उनमें से कोई एक ऐसा जिसकी फील्ड एक्सप्लोरेशन जिसमें करी हो जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो या चैलेंजिंग रही हो, ताकि जो भी आपको मेमोरेबल हो पाए, ताकि लोगों को पता चले कि पकड़ने में भी कितनी मेहनत लगती है, जो डिस्कवरी करी है वो जाके नॉर्मली नहीं उठा ली कहीं से। वैसा देखने से मोस्ट मेमोरेबल इज दिस चाना एंड्राउ, बिकॉज एक तो छोटा पॉन्ड था बक्सा टाइगर रिजर्व में, आई मीन छोटा वाटर बॉडी विच ड्राई अप करता है जब पानी नहीं रहता, और पानी बारिश का पानी होने से तब पानी जमता है। बक्सा आई गेस इट इज नियर नॉर्थ बंगाल टाइगर रिजर्व बोलता है। तो उसमें हम लोग पॉन्ड में घुस गया, कारण हम लोग वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं किया, हम और कुछ मच्छी वाला लोग, मेरा लोकल कांटेक्ट बिना में इंडिया में इट्स डिफिकल्ट, स्पेशली एक तो प्रोटेक्टेड एरिया में, बट हम लोग को वो आदमी जानकारी था DFO का साथ, सो वी कुड एंटर, बिकॉज हम लोग तो कुछ लेने का लिए नहीं गया, जस्ट देखने के लिए। तो हम लोग चेस्ट डीप पानी तक गया और हम देखा लाइक चाना गाचुआ विच इज अ वेरी कॉमन स्नेक हेड, इंडिया में मिलता है चारों तरह ऑल ओवर इंडिया, ये था। लेकिन ये मच्छी जब हम पकड़ने जा रहा है हाथ से और थोड़ा हाथ को बढ़ा, वो सीधा वही तालाब का साइड में मट्टी सब सॉफ्ट है, वो सीधा डाइव इन करता था मट्टी में इनटू अ वॉल एंड डिसअपीयर। हम बोले ऐसा चीज तो हम कभी देखा नहीं चाना गाचुआ में, एक कैसा हो सकता है, ऐसा एकदम डिसअपीयर किया। और जब हम हाथ हुआ दिया, इट इज सॉफ्ट, मड इज सॉफ्ट, बट कोई होल फोल नहीं, जस्ट घुस जा रहा है, देख रहा है जब भी उन लोग का थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, घुस रहा और फिर निकल रहा है। तो हम काफी घंटा वहाँ पर बैठा था, देखा ये मच्छी अलग है, लेकिन सुपरफिशियली पानी के अंदर मच्छी देख रहा था एज चाना गाचुआ। तब हम दो छोटा नेट ले लिया था, तो नेट से उठा करके प्लास्टिक पैकेट में डाल करके देखा, जो मच्छी का कलर डिफरेंट है, बट चाना गाचुआ ऑल ओवर इंडिया में बहुत जियोग्राफिकल वेरिएंट्स मिलता है, तो इसमें ये हो सकता है अनदर वेरिएंट। तब हम उसको बहुत माइन्यूटली देखा, कारण हम कुछ जियोलॉजिकल सर्वे का साइंटिस्ट और हम और फॉरेन साइंटिस्ट का साथ भी थोड़ा बहुत काम किया, देखता है उन लोग कैसा। तो हम देखा इन लोग का ब्रेस्ट एरिया दो छोटा फिन रहता है स्नेकर्स, इसका उसको बोलता है पेल्विक फिन, वो पेल्विक फिन नहीं था ये मच्छी। और बाद में हमको जानकारी हुआ जो ड्वार्फ स्नेकेट्स 5-6 वैरायटी है वर्ल्ड में मिलता है, जो पेल्विक फिन नहीं मिलता है, आई मीन विच लैक। तब हम देखा इसे एडेप्टेशन माने क्या है, पेल्विक फिन उसको तो स्लाइटली जितर करेगा मट्टी में, सॉफ्ट मट्टी, सो उसको टोटली प्लेन कर दिया नेचर, जो इट कैन स्लाइड इन एंड स्लाइड आउट विदाउट हैविंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन, राइट। और दूसरा मच्छी का पेल्विक फिन, उन लोग कभी कभी पानी जब कमती हो तो पेल्विक फिन से थोड़ा उन लोग पैदल का माफिक चल, एक पानी से दूसरा पानी और डीपर वाटर में जाने का, कभी कभी लैंड के ऊपर में चलता है। सो दिस नोटिस। तब हम लोग फॉर स्ट्रेंजर को जाकर बोला हम लोग कुछ स्पेसिमेंस कलेक्शन करेगा, तो वो बोला कलेक्शन कर सकता है, नहीं तो वहाँ पर राबा ट्राइबल्स लोग लेता है इनसाइड द जंगल, का पुराना गांव है और गवर्नमेंट हेल्प करता है, उन लोग का इलेक्ट्रिक फेंस बना है, उन लोग का हैबिटेट में मेनली एलिफेंट्स अंदर नहीं घुस सकता, काफी एलिफेंट्स रहता है, वही पर्टिकुलर जोन जहाँ पर हम लोग एंड्राउटो मिला, तो हम वहाँ से कलेक्शन करके हम उसका प्रिजर्व दो स्पेसिमेंस, मेरा थाईलैंड में एक तो फ्रेंड है साइंटिस्ट टेसेराट यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर प्राच्या मुसिकासंथन, who is the world authority on snakehead. He said this is a brand new fish, but he did not
he was not able to do the description. He was taking a long time, कारण अपना प्रोफेसर का काम भी उसका और भी मेकॉन्ग रिवर का ऊपर उसका ये प्रोजेक्ट, so he was dealing. तो स्पेसिमेन जो था आपने भेज दिया था ना बाय पोस्ट ऑफिस, प्रिजर्व मटेरियल एथेनॉल में हम प्रिजर्व करके भेज, उसका बाद वो खुद इंडिया में आकर वो एरिया में गया, बट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं किया बिकॉज ही इज अ फॉरेनर. तो हम लोग से लिया, बट बाय दैट टाइम हम एक्सपोर्ट कंपनी ओपन किया, हम एक्सपोर्ट कंपनी सोल्ड इट टू हिज यूनिवर्सिटी. दैट इज टोटली लीगल, कोई इलीगल बात नहीं है. फॉरेनर लोग unless they are working with any university in India, they cannot get permission to do on their own Indian कोई भी animals, कोई भी natural products. That is what I know. So this is the story of the thing. और एक तो second part है right from जो दार्जिलिंग का पहाड़ उसको बोलते हैं शिवालिक हिल्स. शिवालिक हिल्स और शिवालिक माउंटेन्स in West Bengal. It is continuing right from through Bihar right on to Nepal and then UP में भी घुसता है, सब शिवालिक है. लेकिन हम बंगाल में फोकस करता है उस टाइम, बिकॉज मेरा लॉजिस्टिकल वर्क हेल्प होता है बंगाल में करने से. सो लास्ट रिवर मेची रिवर जो बंगाल एंड नेपाल का बॉर्डर से चलता है, वो रिवर एंटर नहीं करता इनटू इंडियन टेरिटरी. कुछ कुछ जगह पे एंटर करते हैं, थोड़ा सा एंटर किया फिर, बिकॉज वो जगह पे ऐसा और वन साइड नेपाल वन साइड इंडिया. तो उस जगह से हम स्टार्ट किया राइट अप टू असम बॉर्डर. तो असम और बंगाल इन द डुअर्स रीजन, डुअर्स माने डुअर्स टेराई होता है, तो वही रीजन पहाड़ का नीचू सेक्शन है डुअर्स, और थोड़ा अंदर जाने से उसको बोलता है टेराई. दिस इज जंगल एंड वो संकोश रिवर is on one side is Assam, one side is Bengal. So I did 6 or 7 rivers in that place. There are more rivers, but सब river उस टाइम में पानी उतना नहीं था, मेरा चलने में प्रॉब्लम था. 7 rivers में 7 बेडिस वेराइटीज मिला था, और सब बेडिस वेराइटीज सेपरेट स्पीसीज निकला, एंडेमिक टू दैट रिवर ओनली. ऑल द रिवर्स फ्रॉम मीची राइट अप टू संकोश, और भी मिल सकता, पर हम देखा इस रिवर में मिला बेडिस कैनोस, लेकिन बेडिस कैनोस 10 किलोमीटर दूर वाला रिवर में नहीं है, और बाया साइड में जाने से 5 किलोमीटर दूर का रिवर में नहीं है, एंडेमिक. लेकिन वहाँ पर बाकी मच्छी ग्लास फिश, बार्ब्स, वो कॉमन है, बिकॉज उन लोग, बट बेडिस रिमेन्स इन द निश एरिया इन द हिल्स. उन लोग माइग्रेट नहीं करते. अभी तो सुपर फ्लड हुआ तब उसको तो अलग बात, और लैंडस्लाइड हुआ, मच्छी को फ्लश आउट हो, बट दे आर स्टेइंग इन सच हैबिटेट दैट दे कैन बी totally staying in their own place without having to migrate. So this is the two exciting fish. And other fish I have not always collected खुद से. सब समय मेरा कलेक्शन नहीं था, कोई सप्लायर कलेक्शन किया, और कोई मच्छी वाला, एक तो मच्छी मिला, तो मच्छी हमको देखा, हाँ ये तो नया लग रहा है, तब हम उसका ऊपर काम फार्म किया, और भी उसका इलाका में गया. स्पेसिमेन हम लोग जाकर फोटो लिया, हैबिटेट का फोटो लिया, साइंटिस्ट को साथ शेयर हो रहा, न्यू स्पीसीज, तब चलते रहे. जिनमें काफी इंटरेस्ट हो कि यार मछली तो आपने पकड़ के लिया है, बट क्या ऐसी कोई प्रोसेस होती है, तो मेरा उससे ही सवाल है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ न्यू स्पीशीज एंड व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस. नो न्यू स्पीसीज हम तो इतना दिन से काम कर रहा है, पहले से शुरुआत में एवरीथिंग वाज न्यू टू मी. हमको तो उतना लिटरेचर तो सामना सामने नहीं मिला. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में गया, पर मिस्टर टी.के. सेन हु वाज इन चार्ज ऑफ द फिश सेक्शन in the fireproof spirits building, he helped me. He had brought out one book called Fishes of Assam. It is an occasional paper of the ZSI publication. ZSI माने Zoological Survey of India. So उसी से हम काफी, but उसमें कोई फोटोज नहीं था, सिर्फ लाइन ड्राइंग्स. लेकिन मॉर्फोमेट्रिकल एंड मेरिस्टिक डिटेल्स था, जिससे हम आइडिया कर लिया जो ए मच्छी इसका साथ मैचिंग हो रहा है. अभी जहाँ पर मैचिंग नहीं हो रहा है, तब हम उन लोग को दिखाया
एक्सपर्ट्स, लेकिन बहुत आदमी लोग बोल नहीं सका। एंड आई डोंट नो व्हाई, मे बी लिमिटेड आदमी लोग को हम देखा है मे बी उतना कैजुअल अप्रोच लिया था और उतना कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच नहीं किया। वो बच्चा लड़का मच्छी ला, क्या अभी देखेगा, क्या टाइम दे। सो हम जब इसको फोटो शेयर किया हुई से, तो कैमरा मेरे पास नहीं था। माय ब्रदर वाज इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर, वो कभी मैक्रो लेंस यूज नहीं, लेकिन दोस्त लोग से मांगा करके तब हम भेजता था, बोले दिस इज न्यू, प्लीज कलेक्ट मोर एंड सेंड मी द स्पेसिमेन। बिकॉज मेरा इंडिया में वही कॉन्टेक्ट नहीं था जो हम बड़ा कोई मच्छी साइंटिस्ट से मिलकर हम बातचीत करेगा। जो यहाँ था, they were too busy, they used to take a casual approach when looking at fish. So this is a trial and error. आई थिंक आपने जो पुराने जो फिशेस ड्राइंग वगैरह की बात करी, मैंने कुछ ऐसे पब्लिकेशंस वगैरह कुछ बहुत पुराने कुछ देखे, तो उनमें यही था कि आज के टाइम तो आपको पब्लिकेशंस में क्लियर पिक्चर मिल जाती है। पूरे फिन्स की क्लियर दिख गया। उस टाइम शायद वही ड्राइंग्स वगैरह देखी थी, ड्राइंग ही था। लेकिन ड्राइंग्स में भी फ्रांसिस डे, who was a doctor from England who had come to India during the British time, और डॉक्टर हैमिल्टन बुकानन, ये दोनों आदमी डॉक्टर्स था, ह्यूमन ट्रीटमेंट, और इन लोग का अपना इंटरेस्ट था फिश। दे डिड अ लॉट ऑफ कलेक्शंस खुद नहीं किया। वो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला, आपका इलाका का मच्छी आप अल्कोहल में प्रिजर्व करके भेजिए हमको, पूरा मच्छी ऑफ इंडिया। तो ये दोनों आदमी इन टू साइड्स ऑफ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, इन लोग काफी काम किया। उन लोग का जो ड्राइंग्स, आई एम नॉट वेरी श्योर ड्राइंग्स कौन किया है, खुद भी अपना आप भी किया है, बट दे आर एक्यूरेट टू द पॉइंट, जस्ट हैंड स्केचिंग। और ये कौन से साल की बात होगी? ईयर का 1820। आई थिंक इसलिए जो इंडिया के हमें फिशेस का थोड़ा मिलता है, उसमें डॉक्टर हैमिल्टन का नाम काफी रहता है। हाँ, ईस्टर्न इंडिया का मच्छी ज्यादा होता है। हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर एन एक्सपीडिशन एंड व्हाट एसेंशियल गियर डू यू ऑलवेज कैरी? Nothing much, but we try to, हम लोग कोशिश करता है जिस एरिया में हम लोग बेस कैंप बनाएगा एंड सराउंडिंग एरियाज हम लोग देखेगा, कोई जानकारी आदमी अगर मिलता है, बहुत बार मिला है, बट उन लोग टू ओल्ड और नॉट इंटरेस्टेड और नॉट रियली कमिंग फॉरवर्ड टू डू हेल्प, तो हम अंडरस्टैंड करता है। I try to do myself. हम डेवलप करता है द फिशरमैन, जिस होटल में हम रहा वैसा कुछ आदमी लोग का साथ फ्रेंड्स डेवलप किया, हमारा साथ अभी भी कांटेक्ट में है, जो हम किया 1989, 88 in remote areas of Assam. They are still in contact with it, genuinely good helping humans. तो उन लोग का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं था, खाली देखा दूर से एक लड़का आया काम कर रहा है, तो गियर यहाँ से कुछ नहीं लेता है, सिर्फ प्लास्टिक पैकेट्स एंड रबर बैंड। हम लोग वहाँ हम जब जाता है, लोकल फिशरमैन आगे रिवर तो हम लोग वॉच करता है। सब फिशरमैन आर नॉट कोऑपरेट, कुछ अभी उसी का अंदर 10 को देखने से एक आदमी हेल्प करता है। सो दैट इज main criteria, and I've been lucky so far to have people helping me. उन लोग का नेट्स यूज करता है, एंड उन लोग का जो नो हाउ, उन लोग जानता है रुई है, कतला है, बोआल है, सो है, बट नया कुछ होने से उन लोग तो बोल नहीं सकते, बिकॉज उन लोग से नहीं पता हम क्या खोज रहा है। हमारा लिए तो सब कुछ न्यू, क्या एक्वेरियम में रहेगा, अभी खाने वाला मच्छी तो हम एक्वेरियम के लिए नहीं कलेक्शन करेगा, हम छोटा मच्छी खोजता है जो एक्वेरियम में रह सकता, लुक्स नाइस, कलरफुल and all those small fish are not used for those people. देखता है कितना वेट होता है, लेकिन हम लोग को ह्यूमर किया, और जब हम कलेक्शन किया, बोला ये मच्छी तुम कलेक्शन करो, बिकॉज हम तो ऑल माई लाइफ हम तो यहाँ बैठ नहीं सकेगा, तुम लोग करो, तुम लोग ऐसा करके रखो, सब ट्रायल एंड एरर। हम भी तो ऐसा एक्सपर्ट नहीं था, जब ये मच्छी कैसे रखेगा, वो भी फील्ड में, कोई एक्वेरियम तो नहीं है, कोई थर्मोकोल बॉक्स भी नहीं था, सब झूरी में, और नेट इंसर्टेड इनटू द रिवर, चैक्टो बैम्बू थिंग जिसको बोलता है आपा। हाँ, बट उसमें क्या होता है, कोई हेवी रेनफॉल है, नेट उलट गया, क्रैब्स, रिवर का क्रैब वो काट देता है, होल सब मच्छी निकाल गया, देखा 500-600 मच्छी का, पूरा काम बर्बाद। तो ऐसे तो होते रहते हैं, हम लोग सीखेगा लोग का मिस्टेक से,
बट फिशरमैन को जब हम इंटरेस्ट देखाए, हम 1000 पीस ले सकता है, 2000 पीस ले, वो बोलेगा मेरा 1 महीना लगेगा कलेक्शन, बोला पैसा भेज दे, आप खाली कलेक्शन कीजिए। और हम होटल का कोई एक लड़का को बोला तुम हर ट्रिप में ऐसा, उन लोग ही पैकिंग कर लेते थे, गैरेज कम वेल्डिंग का दुकान, वहां से ऑक्सीजन हम लोग पैकेट में भरता था। इन लोग सब सीख गया मच्छी वाला। कार्टून खरीदता था, कार्टून कहाँ पर होलसेल मिला वो भी हम खोज कर निकाल। जिस जिस जगह में हम गए, केरला टू नॉर्थ ईस्ट, स्ट्रिंग रस्सी बांधने का लिए, तब ट्रांसपोर्टर पहले बहुत दाम बोलता था, बोला हमरा तो सिर्फ 4 पेटी 5 पेटी जाएगा और हम जाएगा एयरपोर्ट तक जाएगा फिर वापस आएगा। तो उन लोग हम वापस आता है बस में, तो हम तो एयरपोर्ट में बुकिंग कर दिया, तो उस बुकिंग हो जाता था। मेरा जब नहीं था, कलकत्ता में था, हम वापस आ गया, तब वो होटल का एक तो स्टाफ, वो मच्छी वाला लोग बोला काफी मच्छी हुआ तुम करो, और उसको हम एक तो सेपरेट पैसा देता है, एक तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। थोड़ा पढ़ाई लिखा होने होगा, फॉर्म किसका पास जा रहा है, कौन भेज रहा है, कितना बक्सा, यही सब। आई मीन इट्स साउंडिंग वेरी इजी बट नॉट दैट इजी, बट दैट इज हाउ आई हैव डन एंड दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। कई एरियाज में फिशरमैन की सीजनल जैसी जॉब हो जाती है कई जगह पे, तो हर साल तो उनका पैसा बनता नहीं है। तो किसी को अगर लगा कि नहीं यार ये रेगुलर आ रहा है हमारे पास में, या अक्सर लोग ऐसे आते हैं, तो क्या हमें इससे पैसा बनाना चाहिए? ज्यादा चार्ज कर दिया उन्होंने, या बोले कि आपने 100-200 मछली पकड़ी, इनमें से मेरे को इतना कर दूं, मैं नहीं दूंगा, ऐसे कुछ इंसिडेंट कुछ कभी? नहीं, ऐसा इंसिडेंट काफी जगह में हुआ है, लेकिन बात यह है पहले तो हम नहीं जानता कौन सीजन कौन मच्छी मिलता है। हम ऐसा भी हुआ है जाकर देखा नदी नहीं है, सूखा, कहाँ गया नदी? हाउ इज इट पॉसिबल? जो नदी हवा हो गया, जो नदी 20 फुट का पानी, वो इज नॉट देयर। ऐसा डाइवर्ट होता है, तब हम सुना नदी डाइवर्ट होता है अप टू 10-15 किलोमीटर और इवन मोर। ये जानकारी मेरा तो नहीं था, जानकारी हुआ तब हम गूगल मैप जब वो आस्ते तो इंटरनेट स्टार्ट हुआ, टोपोग्राफिकल मैप हम देखता था, तो उसमें हम ज्योग्राफी में आई वाज वन माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो ये सब देखकर एक तो आइडिया होता। देन इंटरनेट तभी भी पूरा चालू नहीं हुआ। देन हम आदमी लोग को पूछता था, जो अभी इन दोज एरियाज, आसाम का आदमी, ये भी गुवाहाटी में रहता है, लेकिन उसको पूछा उससे 800 किलोमीटर 600 किलोमीटर में कैसा हालात है, वो बोला सूखा है, तो अभी जाने का नहीं है। और ज्यादा पानी में भी जाने से मच्छी नहीं मिलेगा, और ऐसा टाइम में जाने से जो मच्छी सब छोटा बच्चा कलेक्शन करके तो कोई लाभ नहीं, पता ही नहीं चलेगा किसका बच्चा कौन है। सो इन द लीन पीरियड, दैट मीन्स पोस्ट मानसून इज द बेस्ट टाइम फ्रॉम मिडिल और एंड ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब नॉर्थ ईस्ट में काफी ठंडा हो जाता है, तब दूसरे एरियाज में हम लोग करता है। बट मार्च अप्रैल, दीज आर द बेस्ट मंथ्स। मार्च अप्रैल टिल स्टार्टिंग मई, उसका बाद हम लोग ज्यादा गर्म हो जाता है, बंद करता है, बारिश होने देते हैं, बारिश में स्पॉनिंग करता है मच्छी जब निकलता है, मच्छी को थोड़ा साइज होने का लिए तो देने होगा। सो बेस्ट टाइम जुलाई अगस्त से हम लोग कमर्शियल कलेक्शंस करते हैं। एक्सप्लोरेशन लेकिन ओनली फ्रॉम अक्टूबर, पानी काफी डाउन नहीं रहने से हम लोग तो वैसा, आई एम नॉट एक्सपर्ट स्विमर टू स्विम इन गैंजीज एंड सच, मर जाएगा हम। सो जब पानी कमती रहता है तब हम लोग एंटर करते हैं। भले छोटी स्टीम्स रहे बट फ्लो इतना रहेगा कि वो एकदम रॉक्स है, तो इफ यू लूज योर फोर्स ऑफ द वाटर, यू विल मेक यू गो एंड डैश अगेंस्ट हेड। अगर डैश हुआ रॉक का साथ तो किया, रिस्की वॉक ऑल्सो। आगे जैसे हम बेयरफुट में जाता था, हवाई चप्पल पहनने से मोस्ट डेंजरस, बट बेयरफुट में हम सिटी आदमी है, मेरा पाँव का नीचू नरम है, और वहां जाकर तो सब छोटा काकर जैसा पत्थर शार्प रहता है, लगता है एक चल रहा है तो आस्ते आस्ते होने से तो 2 दिन लग जाएगा हमको 100 मीटर जाने के लिए। तब हम इम्प्रोवाइज किया, प्लास्टिक हम लगाए पाँव में, वो भी छिप जाता है, टेयर हो जाता है। देन हम कुछ आदमी, मेरा दोस्त अमेरिका से आया था, वो हमको अंडर वाटर शूज लाया, ग्रिपिंग पावर है और प्रोटेक्टेड फीट भी प्रोटेक्शन में रहता है। बस ऐसा
डेवलपमेंट्स होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट यू हैव टू मेक डू विथ व्हाट इज देयर। खाना पीना का लिए तो हम सिटी जो आएगा तो मच्छी वाला लोग जो बनता था वही बनता था, जो मच्छी पकड़ता था वही उसको ही बनाता था। कुछ तो खाने होगा बिकॉज हाई लेबर यू आर पुटिंग इन, तो उन लोग को तो बॉडी नहीं चलेगा। और अगर शहर में जाएगा टू ईट और गो टू द टाउन, यू आर वेस्टिंग 3-4 आवर्स इन ट्रांसपोर्ट एंड ईटिंग। उन्हें जस्ट समथिंग चूड़ा फूड़ा जैसा पफ्ड राइस, चैप्ड राइस, इस टाइप का चीज खाता, नो प्रॉपर लंच। गुड़ खाता था, वो सब एनर्जी देता है। अगर एक हम ऐसा एक कॉस्ट की बात करें, एक्सपेंस ऐसा कितनी सारी चीजों का ऐड हो जाता था, चाहे वो ट्रैवल का था या लोगों का कम्युनिकेशन। पैसा हम आई हैव लॉस्ट इन फिश कलेक्शन, मच्छी कलेक्शन किया और मच्छी डैमेज हो गया, लॉट का लॉट मच्छी डैमेज हो गया तो पूरा पैसा बर्बाद हो गया। बिकॉज ट्रिप का कैलकाटा में इलाका एकदम शूट नहीं किया। वाटर केमिस्ट्री के बारे में तो कोई मेरा कोई नॉट इंटरेस्ट, आई मीन कोई नॉलेज नहीं था, बट वाटर पैरामीटर्स एंड टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर कीपिंग फिश सक्सेसफुली। पहले where will I get that training? आस्ते आस्ते तो हुआ, तो कुछ मच्छी कैन मेक इट, सम फिश कैनॉट मेक इट। तो बाद में देयर वर सम एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। कैलकाटा में एक दो तो था, कैलकाटा में एक्चुअली एक तो, और बॉम्बे में बहुत पुराना वाला एक तो था, और मद्रास में एक तो हम उन लोग से ऑर्डर मिलता था और वही मच्छी हम लाकर भेजता था उन लोग हमको एक तो लमसम एडवांस देते थे, वो लेकर दैट वाज माय कैपिटल। तब आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द ट्रिप सब कुछ दे दू करके जो आता था वही, बट इट वाज नॉट सो मच बिकॉज हम मेरा फादर का होटल में था, माय फादर वाज टेकिंग केयर ऑफ माय फूड एंड स्टेइंग, सो so that was a big support. So this was mainly as a learning experience. अगर if I had to depend on this, maximum failures हुआ था because मच्छी शॉक हो जाता है, मर जाता है। So when I'm bringing the fish and I'm losing the solid money, तो हम recovery का कोई चांस नहीं है। तो over the time हम सोचा कुछ मच्छी है हम लोग नहीं करेगा, नहीं ट्राई करेगा। अभी भी we are not successful with some of those varieties. We just can't. अच्छा देखने मच्छी पानी से उठाएगा दे शॉक हो जाता है, संग मर जाता है। तो I don't know. I have tried anesthesia. बाहर से मेरा पास anesthesia सब कुछ है। ये तो totally technologically very advanced हो गया फिश कलेक्शन के लिए, बट जो कुछ मच्छी है वी कैन नॉट डू, जो कर सकता है वही करता है, जो लार्ज क्वांटिटीज में मिलता है वही करता है। ऑल ओवर द इंडिया की बात करूं तो ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स आपने कवर करे हैं या अगर नॉर्थ साउथ सब कवर कर रखा है आपने? नहीं, हम पहले स्टार्ट किया था वेस्ट बंगाल बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था सुंदरबंस एरिया। सुंदरबंस है ब्रैकिश वाटर, मैंने हाफ नमकीन और हाफ मीठा पानी, तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स होता है मच्छी को एडजस्ट करने का। नाम कैलकाटा में तो फ्रेश वाटर, मेरा सॉल्ट वाटर हॉट वाटर बनाने का तो वो सब थिंग ये तो एकदम स्टार्टिंग में। लेकिन आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल जो वही मच्छी को कन्वर्ट किया है प्योर फ्रेश वाटर में, जैसे गोबीज, वेराइटीज ऑफ पर्चेस, वेराइटी ऑफ ईल्स, ये सब हम कन्वर्ट किया। अभी फुल 100% फ्रेश वाटर में रख सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड, वो भी हम ऐड करके बोलता है, फॉर नॉट ऑल देयर लाइफ। सर्टेन उन लोग का मेच्योरिटी जब हो जाता, हम तो छोटा है तो ईल्ड 4 फुट लंबा होता है, लेकिन हम लोग कलेक्शन करते हैं 1 फुट 1.5 फुट, जो इजी टू सेल इन द एक्वेरियम ट्रे। लेकिन वो बड़ा होने से ही हैज टू गो बैक टू द मेरीन ओरिजिनल वाटर बिकॉज वो ब्रीडिंग करे। जैसे बचपन में हम गिलेरी रखा था, 5 स्ट्राइप पाम स्क्विरल, वो जिस दिन वो मेच्योर्ड हो गया, मेल था, वो काटने आरंभ किया, कुछ नहीं किया लेकिन वो बाइटिंग स्टार्ट करता था, वाइल्ड हो गया। एवरी डे वाज नॉर्मल, हठात वन डे बिकॉज ही वांट्स टू गो एंड फाइंड अ फीमेल टू मेट एंड स्टार्ट अ फैमिली। सो दिस इज मच्छी का भी सेम चीज है, नेचुरल बिहेवियर है ये, जो अनसुटेड टू आवर वाटर बिकॉज ये तो हम जबरदस्ती ब्रैकिश से उठा करके फ्रेश में रख रहा है, तो वो तो फिर उसका पानी में तो जाने मांग रहा है। तब उन लोग का जब डेवलपमेंट होता है काफी प्रॉब्लम्स होता है। आई थिंक ये पॉइंट से काफी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी समझने में। एडेप्टेबिलिटी की बात करी कि आपका पानी अगर उतना मछली आप अडेप्ट कर पाती है तो छोटी थोड़ी बेटर रहेगी, एकदम छोटी भी नहीं बट आई थिंक मीडियम साइज, हाँ, तो वो चांसेस ज्यादा है। जो भी स्पीसीज हम लोग स्मॉल मीडियम टू मीडियम कलेक्शन करता है। अभी जो बोलते हैं मॉन्स्टर फिश, जैसे लेट अस फॉर एग्जांपल
बोलते हैं गूंज कैटफिश, बगेरियस। अभी गूंज कैटफिश होता है 7-8 फुट लंबा, तो बहुत आदमी लोग फोटो लेता है या दिखाता है कि बहुत, बट दैट इज डिस्टेंट ड्रीम। कभी भी एक्वेरियम में वो साइज होगा भी नहीं, बिकॉज जब आप एक तो मच्छी, जो भी मच्छी आप कलेक्शन कीजिएगा वाइल्ड से, स्पेशली लार्ज ग्रोइंग कैटफिश, उन लोग का स्टंटिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम द डे यू कैच इट। सो इन योर एक्वेरियम अगर वो 10 साल भी रहेगा, 10 साल वाइल्ड में माने 8 फुट लंबा होगा, लेकिन आपके एक्वेरियम में 2.5 फुट ही रहे, बिकॉज स्टंटिंग इफेक्ट बढ़ नहीं सका। सेरिलैक, फेरेक्स, ये सब तो नहीं मिला उसको, स्पेशल विटामिन नहीं मिला जो वाइल्ड में मिलेगा। स्पेस टू रन, हम लोग एक 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट एक्वेरियम, इवन 10 फुट एक्वेरियम में क्या कर सकते हैं? इट इज नॉट द सेम एज अ रिवर। तो उसलिए बड़ा मच्छी कभी कभी, जैसे एग्जीबिशंस के लिए 3 फुट 4 फुट टाइप का मच्छी, हम लोग कोशिश करता है लॉजिस्टिकल पर्पस के लिए टू कलेक्ट जितना नजदीक हम लोग का होम टाउन है, बिकॉज ज्यादा दूर से लाने से मच्छी बचेगा नहीं। राइट। देखिए, हम जब आएगा, हम आइदर ट्रेन में बुकिंग करेगा और प्लेन में बुकिंग करेगा। वंस हम बुकिंग कर दिया तो हम, आई एम नॉट कैरिंग द बॉक्स इज बीइंग कैरिड बाय द स्टाफ। कोई धम करके रख दिया, शॉक होकर मच्छी मर गया, ऐसा हुआ है पास्ट में। इसलिए हम जो नजदीक में मिलता है वही हम कलेक्ट करता है, इफ नॉट दूर से कभी नहीं रहता। बट टेक्नोलॉजी है, ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हम लोग दूर दूर से भी ला सकते हैं, 5 फुट 6 फुट मच्छी। बट उन लोग को नदी से पकड़ करके बड़ा वाटर एरिया में रखने होगा, कंडीशनिंग एटलीस्ट 1-2 मंथ्स, तब उन लोग यूज हो जाएगा आदमी का ऊपर, खाना भी खाने स्टार्ट करेगा, कॉन्फाइंड स्पेस में रहने का एक तो आदत हो जाए, तब उन लोग को, तब मच्छी का पैकेट में नहीं आता, बॉक्स में आता है, वुडन बॉक्स लाइंड विथ प्लास्टिक, थिक पॉलिथीन, उसमें आपका एरिएटर लगा करके उसको भेजना होता है। आई हैव विटनेस्ड वन डीलर इन थाईलैंड जो दुबई का बड़ा, सुपर बड़ा एक्वेरियम किया है, वो 5 फुट 6 फुट लंबा मच्छी, एक तो वुडन बॉक्स में किया, और उसका फ्रांस से 2 आदमी आया था, एक्सपर्ट्स, जो जस्ट पैकिंग का लिए आया था, और सब जिंदा पहुंचा दुबई में फ्रॉम बैंकॉक। हम वही पैकिंग को विटनेस था, तो ओनर तो मेरा दोस्त था, हम बोला मेरा ये सीखना है, बोला आकर सीखो, लेकिन बहुत खर्चा, बहुत अरेंजमेंट, बहुत कुछ, उसका पास टैंक्स है, स्विमिंग पूल का माफी, तो वो सब बड़ा मच्छी तो यू कैनॉट कीप इन स्मॉल, बट इट कैन बी डन। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एनास्टाइज कर देने से मच्छी चला जाता है। कोई नॉर्मल हॉबिस्ट कोई वाइल्ड से कुछ मछली लेके आता है, तो उसके लिए एक बेसिक चीजें क्या हो सकती है समझने की? स्मॉल टू स्मॉल मीडियम मच्छी you must carry and not put 1 or 2 more than in a bag, because कुछ मच्छी है लैबिरिंथ, जो फाइटर ग्रुप का मच्छी और गोरामी ग्रुप का मच्छी, जो इंडिया में मिलता है, ज्यादा स्पीसीज नहीं मिलता है, बट कुछ है लाइक टाइगर शार्क, तब क्रोकोडाइल माने वो शकरमौत कैट को फैला दिया इंडिया में। ये सब मच्छी ऊपर से एयर लेता है, एयर फ्रॉम द टॉप। उन लोग गिल ब्रीदिंग नहीं है, और कुछ मच्छी है गिल ब्रीदिंग, जो ऑक्सीजन जो है पानी में वही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो अभी आप एक तो पानी का बॉडी से आप पानी नेट फेट उठा करके आप उसमें पैदल डिस्टर्ब किया, तो ऑक्सीजन count will reduce drastically. So air breathing मच्छी आ जाएगा, ऊपर से पानी ले रहा है, लेकिन जो अंदर से ले रहा है उसमें ऑक्सीजन देना ही होगा। लेकिन 2-1 पीस एक तो पैकेट में लाने से थोड़ा साफ पानी के, लेकिन साफ पानी मिलेगा कहाँ? वहां पर तो तब नदी को उस साइड में जाने होगा, तालाब को उस जाकर आपको साफ पानी कलेक्शन करने होगा, एंड then you can be successful in keeping. I think लोग इसमें कंडीशनिंग और क्वारंटाइन थोड़ी भूल जाते हैं कि वाइल्ड in the excitement of getting so many fish. एक तो जगह में गया, एक नेट दिया, 100 सब हम ले जाए, सब तो तुम रखने का जगह नहीं है घर में, लेकिन वही आदत, एक तो ग्रीड, अरे तो नेचुरल क्यूरियोसिटी, देखिए इसमें कितना क्या वैरायटी है। जैसा हम रिमेम्बर एक छोटा कैरिडिना श्रिम्प 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, ग्रीन रेनबो ज़ीब्रा ये सब। तो मेरा एक तो दोस्त बन गया, वो आदमी श्रिम्प के ऊपर वो छोटा जस्ट श्रिम्प ही रखता था, वो आकर चूज करता। अभी कुछ श्रिम्प आते फ्रॉम
द ओरिजिनल एरिया ओवरनाइट ट्रेन में आया, उन लोग बच्चा हैच्ड एग्स में हैच करके उन लोग छोड़ देते। तो जीब्रा श्रिम्प एंड नीचू में हम तो नेट में बैठा रखा, वो चूज कर रहा है बड़ा वाला, तब जब नेट को उठाए अंदर में गिच छोटा छोटा काला पोका का माफिक लग रहा है, कीड़ा का माफिक ऐसे ऐसे घूम रहा है, फ्यू थाउजेंड। तो सब तो बच्चा छोड़ रहा है, उसमें से था 200-300 मच्छी, अगर छोड़ेगा 200-300 करके तब कितना हो जाएगा? वो बोले सब हम ले जाएगा, बोले तो सब मर जाएगा, कभी भी ले गए मरी गए। लेकिन मेरा घर का पास कोई तालाब नहीं है जो हम जाकर छोड़ेगा, उसको फ्लश आउट करने होता करेगा, और कोई बड़ा मच्छी सिकलेट फिकलेट रहने से खिला देता है। एक सर मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ रहा था ऑनलाइन, ये कई सारी वेबसाइट्स, उनमें से एक मैंने से काफी आर्टिकल पढ़े हैं, planetcatfish.com। आई थिंक इसका एक बहुत 2004 का आर्टिकल है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर याद ना हो तो, जिसमें एक तो मॉन्यूमेंटल ट्रिप हुआ था, काफी न्यूज स्पीशीज, राइट, आप यहाँ पे होस्ट थे उनके, एक तो और टॉप साइंटिस्ट, एक तो इसी के ओनर थे, द फादर ऑफ प्लैनेट कैटफिश, उनका नाम जूलियन डिग्नेल, एंड वियरोला फ्रॉम फिनलैंड आया था, डॉक्टर एनजी हॉयकी फ्रॉम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, राइट, ही इज अ साइलुरिड एक्सपर्ट, वर्ल्ड एक्सपर्ट, राइट। हाँ, जो हम उस टाइम पढ़ा, हम तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट थिंग, सो आई नो, बट 3 न्यू स्पीशीज वी गॉट, राइट। आई थिंक मेरा एक पॉइंट उसमें से ये भी था कि आजकल जो लोग हॉबिस्ट भी हो गए, इंटरेस्ट के लिए भी पकड़ने जाते हैं, आई थिंक बहुत नया मच्छी मिलता है। हाँ, मछली नहीं मिलती, बट शायद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है कि क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते हैं। तो ये इस आर्टिकल में काफी डिटेल में लिखा हुआ है, और आई थिंक जो आपके साथ में थे जूलियन, हम लोग का एक चीज हम सुना है और एक चीज हम महसूस करते हैं, हम लोग का काम है शेयरिंग। बहुत आदमी दरिया आप हमको इंट्रोड्यूस नहीं करेगा आपका दोस्त का साथ, लेकिन आपका दोस्त इजीली इंट्रोड्यूस हो जाता अगर आप करते थे, लेकिन वो में भी 3-4 महीना में हमारा साथ इंट्रोड्यूस हो जाएगा अगर कोशिश करे, राइट। तो सेम विथ दिस पीपल, इन लोग रखता है अपना आप में, बिकॉज उसका कमर्शियल वैल्यू को ढाकने का लिए, आई मीन टू कवर इट, सो मेरा कुछ कमाई कर सकता है इससे, तो हम नहीं इसका प्रचार करें, जो हम वही तालाब में, मेरा वही तालाब वही बाजू जगह का पास है, और कुछ जेन्युइन आदमी है, देखते तो फ्रेजाइल पॉपुलेशन ऑफ फिश मिलता है जगह में, तालाब बोलिए, नदी बोलिए, और दूसरा जगह में नहीं देखा, उन लोग काफी बार जाता है और घूमता है, बोलेगा ये वाला पब्लिसाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज कमर्शियल आदमी लोग आकर उसको पूरा बर्बाद कर, सब मच्छी उठा लेगा, एंड that will be the end of the species. So there are 2 groups of people, one for commercial interest and one for guarding the secret for the fish's benefit, which right. I also support. Right. हम भी सब एरियाज तो हम नहीं बताता है, बिकॉज साइंटिफिक में बताने होता है, तो साइंटिस्ट बोलेगा मच्छी कहाँ मिले, हम हावड़ा में मिला ना, हम कलकत्ता में मिला, ये तो हमको तो बोलना ही होगा, बिकॉज दैट इज गोइंग फॉर साइंस, राइट। आई शुड नॉट मिसलीड साइंस इन एनी वे। उसमें भी शायद स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स आएंगे, और हाँ, वो सब तो अभी तो सब पेपर में देने हो, बट that requires, but I am going to very deep places, तो वो सब देने से इतना इजी नहीं है आदमी लोग को जाकर पहुंचना है, काफी कच्चा भी है, कॉन्टेक्स्ट लेना चाहिए, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट देखने से तो नहीं होगा, मे बी इनसाइड टाइगर्स रिजर्व, हाउ विल यू गेट इनसाइड, राइट, आई नो पीपल, सो आई एम गेटिंग इनसाइड, करेक्ट। So all these factors are there. इस वीडियो में कई लोगों ने पीछे का टैंक भी दिख रहा हुआ होना है, और बॉटल तैरते हुए दिख रही होंगी, तो मैं आप उनको बताना चाहेंगे बॉटल क्यों दे रही है, उसमें मछली कौन सी है? अगर मजाक के हिसाब से बोलने मांग रहा है तो मच्छी तो थोड़ा पीता है, पहाड़ी इलाका है, ठंडा जगह है, उसलिए थोड़ा दारू पीने दिया है, बट जोक सपाट, ये है मासीर, 3 किस्म का मासीर है, रेड मासीर, ब्लू टेल मासीर, और मालाबारिकस एंड योर कॉपर मासीर। तीनों थोड़ा हायर एल्टीट्यूड एरिया से आया, कुछ दिन पहले आया, और कलकत्ता का वेदर बहुत अभी ह्यूमिड और गर्मी है, इसलिए फ्रोजन आइस बॉटल्स देता है। ये तो सुबह दिया है, ये अभी नॉर्मल हो गया, इसको निकालेगा मेरा आदमी जब आएगा, और फ्रिज से निकालेगा, फिर फ्रिज में अगर उतना पानी नहीं जमा तब आइस खरीद कर लेकर आएगा,
पैकेट में देकर देगा, तो इन लोग को एक्लेमेटाइज कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू द प्रेजेंट वार्म वाटर इन कोलकाता। तो ये सर वाटर कितनी देर में चेंज होगा बॉटल? सॉरी, once in the morning, once in the but April, May month was very bad in West Bengal this year, especially Calcutta region, जहाँ तक 42 तक भी पहुंचा, और हम लोग ही बच नहीं पा रहे हैं। मच्छी कहाँ बचेगा? हम टोटली काम बंद कर दिया था, और कोई भी मच्छी लाएगा तो मरेगा, बिकॉज आ रहा है तो अच्छा जगह से, क्या बारिश हो रहा है, पानी कूल है, लेकिन यहाँ इन लोग शॉक विद इन 24 घंटा मर जाए। तो बेकार मच्छी को मार कर किया, अपार्ट फ्रॉम द मॉनिटरी लॉस, लाइफ लॉस भी तो हो रहा है। तो बोला बंद करो, मेरा बाहर का पार्टी या जो भी पार्टी मच्छी मांगा, हम बोला हम अभी दे नहीं सकेगा, मर रहा है। और बहुत इंडिया में भी बहुत आदमी उन लोग के एरियाज में सेम वेदर कंडीशन चल रहा, तो बोला अभी हम 1-1.5 महीना मच्छी नहीं बेचे। फिर भी सर कई सेलर से कई लोग हैं जो उस बीच में भी अपना बिजनेस चलाने के लिए करते उन रहते लोग हैं। तो एक्वेरियम फिश कर रहा था, जैसा गोल्ड फिश, जो ब्रीडिंग वाला फिश। टैंक ब्रीडिंग फिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कारण उन लोग टैंक ही जानता है, उन लोग नदी आज तक देखा नहीं, और उन लोग आदमी को ही जानता है, और उन लोग आदमी जो खिलाता है वही खाना जानता है। इन लोग के लिए सब कुछ नया। एक है डर हम लोग का वजह से, हम मुंह दिखा रहा है, वो डर गया बेचारा मच्छी। गोल्ड फिश सामने आएगा, सिक्रेट सामने आएगा, एंजल आएगा सामने खाने का लिए, पीछू भागेगा, ग्लास का साइड में जाकर धक्का लगेगा। अच्छा, खाना जो दे रहा है, खाना तो रिवर में तो कोई नहीं देता, पैलेट फूड और फ्लिक फूड। व्हाट इज टेट्रा बीट्स, व्हाट इज दिस एंड दैट। तो इन लोग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाना भी छू नहीं रहा है, टेम्परेचर ऑन टॉप ऑफ दैट। सो इन लोग को एडजस्ट, सो वी हैव टू कीप देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन क्वारंटाइन। क्वारंटाइन इज मस्ट फॉर वाइल्ड कॉट फिश बिफोर यू वांट टू सेल or distribute or whatever. सर अब थोड़े से सवाल मैं इंडियन एक्वेरियम इंडस्ट्री से भी रिलेटेड पूछ लेता हूँ। हाउ हैज द इंडियन एक्वेरियम इंडस्ट्री इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स? आपने जब स्टार्ट किया तो और आज के टाइम पे आपको क्या रिलेशन दिखा है इतने टाइम पे? It has evolved vastly and greatly, but not, I would say, to a certain extent, not qualitatively, because a lot of high-tech equipments are coming into India, from lights to fish foods to medicines and to filtration system. But a lot of people are not really knowing the application, and there is not enough demonstrations being given. Now demonstration may be the distributor is showing to one seller. That seller may be selling to another seller who is selling to some small town in India. But he's not giving a demonstration with that. Now he says you read whatever is written. But in India, unfortunately, there are people who don't understand that high-flown English, directing people how to do this, how to do that. In many cases, those machines get bad, or they do not have their full lifeline. I mean, life period at least few years, but within 6 months, 7 months, they are things. So this is one problem. You're selling a lot, but you're not imparting the knowledge that should go with each and every product. Now you're saying this medicine is good for stomachache, this medicine is good for fish growth, fish color, but you have to tell the dosage. You cannot empty the whole plastic dabba into in a tank with fish and expect wonders. It doesn't work that way. Right. और अगर हम सर कोई टैक्टिक्स पर्सपेक्टिव से बात करें, कोई तरीका था कि पहले बहुत चलता था अब नहीं चल रहा है, या लोगों ने अब सब भूल गए हैं? ना, पहले देखिए 2 किस्म का हॉबिस्ट है। एक है लाल नील मच्छी पालना है घर में, मच्छी रखता है, नील दवाई मिलता है, सादा दवाई मिलता है, ग्रीन दवाई मिलता है, सबका एप्लीकेशन। बट दिस इज नथिंग बट कलर वाटर, ओरिजिनली फ्रॉम एक्रीफ्लेविन, ओरिजिनली फ्रॉम मेथिलीन ब्लू, but the dilutest version which has no work. बोलते हैं इसका लिए सब लिखा रहता है, इक्थिया, व्हाइट स्पॉट, this that, बहुत किस्म का आइटम लिखा है, but in actuality it is not working. Fish foods भी जैसा भी जो सोयाबीन एक्सट्रैक्ट से उन लोग बना करके छोटा छोटा पेलेट्स बना लेता है और बेच रहा है। मच्छी खा रहा है, कारण भूख रहने से आदमी को भी खाता है। तो जो भी हो, सो उस हिसाब से अर्लियर टाइम्स इट वाज दैट, एंड देन देयर वाज द स्पेशलिस्ट हॉबी व्हिच वाज फ्यू, बट उन लोग
थोड़ा मैगजीन्स लाता था। तब आगे का दिन में तो इंटरनेट नहीं था, मैगजीन, फॉरेन मैगजीन, फिश मैगजीन्स, वो उन लोग सब्सक्राइब करता था। एवरी मंथ, एवरी वंस इन 3 मंथ्स मिलता, एंड देन लेटेस्ट टेक्निक्स डिस्कशंस होता वही ग्रुप का साथ। उस टाइम पहले कुछ फोरम्स वगैरह भी थे, काफी चला करते थे। मे बी उन लोग अपना तरह से करता था, बट इट वॉज वेरी क्लोज निट। उन लोग नहीं मिलेगा लाल नील वाला रखने वाला आदमी को, और उन लोग को भी, उन लोग थोड़ा एलिटिस्ट था। हम जो जानते हैं हमारा पास ही रहेगा, और लाल नील वाला तो मच्छी मर गया सब। फिर दुकान में गया, बोला 200 रुपया का लाल नील दे दी, 2 4 लाल, 5 नील, 50 वही, और जो भी हो, इस हिसाब से चलता था। एवरीथिंग इज अवेलेबल, फ्रॉम फिश टू गुड्स टू एसेसरीज एंड एवरीथिंग। नाउ ओनली थिंग इज इफ यू हैव द मनी, but you have the money, but you do not have the expert person to guide you. Right. The shopkeeper is not an expert. He brought it from third party brought it from distributor. Distributor जानता है ये सब माल चलता है, लेकिन उतना जानकारी नहीं है। कम डिस्ट्रीब्यूटर घर में एक्वेरियम नहीं है, उन लोग नहीं जानता मच्छी रखने। उन लोग जानते हैं ये चाइना का मॉडल है, जर्मनी का मॉडल है, ये है, इतना पावर है, 300 लीटर्स पर आवर, 1000 लीटर्स पर आवर, टॉप फिल्टर, बॉटम फिल्टर, कैनिस्टर फिल्टर, बस उतना तक ही जानता है। अभी कैसा आप यूज कीजिए आपका बारे। एक ये फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवी है, उसमें एक डायलॉग था, इट्स नॉट अबाउट द राइड, इट्स अबाउट द राइडर। Exactly, that's what it is. So people are very complacent in the way that they just take things for granted, and also the customer is not discernible. माने the customer सोचता है ओ जर्मनी से है, अच्छा चीज होगा, it is thing. Now if he's got the intelligence to understand its full value, then he will do. एक सवाल और है सर, ये कि आप कोई ऐसे स्पेसिफिक इनिशिएटिव या किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, या वो फिश कीपिंग को कोई बढ़ावा दे रहा है, या हॉबी को, या बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड कुछ हो, या कंजर्वेशन? No, फिश कीपिंग का हम कोई एसोसिएटेड नहीं था, बिकॉज हम मैक्सिमम टाइम इन माई ग्रोइंग करियर कलेक्शंस में थे, दैट मीन्स आउटसाइड कैलकाटा। इन अ मंथ मिनिमम 15 डेज हम था, एंड आफ्टर कमिंग बैक बाकी 15 डेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिश आई हैव कलेक्टेड, प्लस दूसरा ऑर्डर जो लोकल मच्छी जो यहाँ मिलता है वेस्ट बंगाल अराउंड माई रीजन, जिसका ऑर्डर है उसको फुलफिल करने, देन नेक्स्ट मंथ का प्रिपरेशन, एंड देन गोइंग। सो आई कुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी ग्रुप। आई एम नाउ getting involved in my almost retired age. I am getting involved in a project in Nagaland. It's a 2-part project. One is an oxbow lake which has got some indigenous species which I will be surveying to see what is there, because machhi to trapped hai, and that is actually the person who has taken the contract of that lake from the government of Nagaland. They are converting that certain part, say around 200 meters, but that is around 2 kilometers long, that oxbow lake. They've got the power for the full thing, but they're doing with a barricade, release water as is required, and they're making an angling place, angling resort. Resort is built, but people will come and do angling at a fees, catch and release. So in that portion, they are going to release fish from found in other parts of the country, which may have play an ecological problem in the future, but then again I've got no say over here. But what I am doing this because this person is very heavily connected, and there is a project by the Nagaland Fisheries Department of small villages which are connected with rivers. Nearly every human habitation is connected with a river, because water is important everywhere. And this is all along the Myanmar border. So they are, as the government of Nagaland wants to involve those people into having an extra source of income, because there are extreme climates in that region. Right. So basically people are rearing pigs, rearing chickens, and doing some jhum cultivation. Jhum cultivation, steps in the hill, because all hilly area. Right. And fish and all is not really collected for selling in the market, because market is very far. So they only, whatever fish they collect, they for consumption, local consumption. There's no market that you will see fish market में मच्छी बिक्री हो रहा है। तो उन लोग प्लान किया है, जो बहुत छोटा मच्छी है, बड़ा मच्छी का भी छोटा है, जो एक्वेरियम वर्दी, जो एक्वेरियम में चल सकता है, हमको जाकर वहाँ पर वर्कशॉप करने होगा, कैसा पकड़ना है, कैसा पकड़ना तो दिखाना नहीं होगा, उन लोग का ट्रेडिशनल मेथड्स काफी है, कैसा रखना है, क्या खिलाने होगा। एक कट्टा जब होगा
एक तो गवर्नमेंट वर्कर उठा करके और कोई संस्था एनजीओ उठा करके दीमापुर तक ले जाएगा और भेज देगा और इन लोग क्वारंटाइन करेगा और कलेक्शन करेगा, सेग्रीगेट करके रखेगा. दिस इज माय प्रोजेक्ट. आवर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू इन्वॉल्व 10 groups. Of each group will have 4 villages under them. Okay. Surrounding villages. वो कुछ पकड़ा, वो कुछ पकड़ा. अभी it all depends on what we get. Because सब मच्छी तो नहीं बिक्री होता. कैसा बचता है वो भी तो देखना है. This is a long drawn project, but I am hopeful that some varieties will be useful. And snake it, fake it, जो चलता है popular fish, जो higher price नहीं देने से इन लोग का तो इंटरेस्ट नहीं हो. जैसे एक तो बाब, cheap बाब is even sold over here at 1 rupee, and we are wholesaling it for 125, 150 each. That's hardly any profit, but it is easy to get. But this is, you have to go so far, plane fare, transportation from that Myanmar border area to Dimapur. Dimapur is in the plains, and this is beyond Kohima, full rough thing, but you may get something spectacular over there. Future the fish can be bred also. Fish like barbs and all, snakeheads also. Is it like fully supported by the government of Nagaland? Nagaland government. Both financially? My total thing, that plan outlay for the initial training period of those people, and since I am an exporter, I have been also told to initially buy from those people, because I said in the beginning I will buy, but I want to buy on a monopoly basis. But I know at one time when everyone starts working, so many fish I cannot buy and sell. Then I will introduce good traders over there, and they will buy directly from the NGOs who are coordinating with the fishermen and will do the needful. My work will not take much time. That have 2 months I have to be in Nagaland. Similar people like you who are contributing in that particular project, उसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट से भी कुछ फाइनेंशियल एड वगैरह कुछ मिलती है? No, see, they have said you are going to be the beneficiary. They are doing their own thing. I don't want fees. I need only the perks. That means police escort is required, because in Nagaland there are some areas which are tough and that is close to Myanmar. Right. So some protection on that basis. And my professional fishermen who will go from here, who will show. I cannot show so much to them alone, because my age is also a de facto. Even if I was in full fit condition, tackling so many people, tackling so many varieties of fish, I will be doing the finer part of the job. These people, when they collect, how to keep in large collections, how to keep the fish and quarantine them, how much medication, all my people will show. So that team's total expenditure, and we'll be going to 10 different fishing hamlet. So we'll be staying in what the village headman will give us place to stay. Like typical Naga house, bamboos in the bottom. So and jo un log khayega, wahi abhi un log if they are eating pork. Now those who go in the team will not eat pork, they will have to eat boiled vegetables. Nothing to do. If they want to have dog on the menu, then no one eats on that day. So these are the plus and minus points, but we are not going there to eat. Right. We are going there to pursue something which is brand new. Correct. Another brand new place is Arunachal Pradesh, but I have not received any offers as yet. Let's see. But I don't think I can manage to, because this is my physical thing. But I want to do Nagaland, because I have also got feedback from Nagaland. There's some fantastic fish there from my own sources. मेरा next question with Thailand से था कि if you're comfortable to speak about it, Thailand की connection क्या है? I met my wife in around 2009, and funnily we didn't meet in a party or didn't meet on the road. We met in the BTS, which is the above metro rail. They have underground metro rail and they have it's called the BTS. So I was asking question, which station I must get down to go to my place. My place means the address that I want to go to. And it was all written in English. And people were looking at my face. And students, they didn't know what to say or how to speak. And even office goers, they also, because it's a totally Thai speaking community. And my bad luck was no one was, maybe their spoken English wasn't good. That's why they didn't, because they're shy, they didn't want to open their mouth. Someone at the end of the compartment
waved at me, said, come here, come here, come here. And then I went to her and then I said, I want to go. And then she said, this is after 2 stations. And then I she even gave me a phone number and said, if you have any problem finding the particular soy means roads are called soy over there. So you just go to any Thai person who's got a shop or something, call me on the phone and I will explain to him and he will explain to you where to go. But fortunately I managed. So when I finished, I called her on the phone and then I said, thank you so much for your help. I managed to find the place. It was to a fish medicine making company called White Crane. I had gone to one of their factories. But since I had that phone number of her, so the next day I called and said, how about meeting? I'd like to take you for dinner and this and that, you know. Yeah. And then one thing led to another and now it's 2024. ग्रेट सर थाईलैंड में अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस देखें और हम इंडिया से अगर कि कितना बड़ा उनका लार्जर साइज का बिजनेस है इन कंपैरिजन टू इंडिया या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अभी भी अचीव नहीं कर पाए हैं? ना हम लोग का डोमेस्टिक जो मार्केट ग्रोथ आई वुड से दैट इज मच बिगर देन थाईलैंड. ओके डोमेस्टिक. बट उन लोग का एक्सपोर्ट्स एंड क्वालिटी बिजनेस इज मच मच बेटर देन इंडिया. And their breeders are excellent breeders who are always breeding. Over here, changing of new brood stock is non-existent. Of course, new players are coming in who are doing it in a good way, in a scientific way, because you have to keep changing the DNA of the fish. The genes have to be resurrected with new blood. If not, you will not get the new strains. They are inbreeding. So fish are showing the inbreeding strains. Like goldfish, the tails are getting joined, mollies and swordtails, the color is not right. In Thailand, they keep changing. So it's the best. They have a beta, a plakat, the color of the Thai national flag. What is the kind of genetics that has been used to do that? We've got experts who are doing it. They've got R&D divisions in each of the big business houses. And it also requires a lot of amount of money to put in, right? No money to put in, but they're getting the results. Over here, the person will think that I'll put in that money, whether I'll get it back or not. But he's never taking the chance, so he doesn't even know that he will get it back or not. Right. But there are some people who are now entering into, like in Kerala and some parts of South India, who are bringing in stuff and doing it the scientific way or planning to do. Arowana was bred in India, also in Kerala. Denison is being bred in Kerala, not in huge quantities, but it's being done. Indians are basically complacent. They are thinking, जब तक मिलेगा तो मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा और बैन आएगा तब बोलेगा मैं इसको ब्रीडिंग करेगा, और गवर्नमेंट को दिखाएगा कि हम लोग ब्रीडिंग किया है, अभी आप हमको परमिशन दीजिए इसको एक्सपोर्ट करने, इसका बैन ब्रीडिंग वाला माल को आप बैन मत कीजिए. Why should it be now? Why was it not then? And there is, I have got some very reliable thing. Once the parliament session progresses more in the new government that has just been formed, there is a question that bill is Chana Oriental Maculata and Chana Blairi has been proposed by Assam government to be banned for export. Okay. Chana Oriental is a very popular food fish in Upper Assam. That will continue. Sale of live fish will be banned. That will create a big dent because that is one of the most popular fish. So if more or less most orders that come in have a substantial quantity of Chana Oriental Maculata in the order. If you say to your party, I'm sorry I can't give Oriental Maculata, then he says when you get it, then you send me the fish. And domestic is also interested in things. Now domestic, because you see, even if a fish is banned, if you want it, you will get it, if you pay the right price. Right. It's only when the buying stops, that's when the catching will stop. Correct. If there's no demand, no one will catch. Correct. There are a lot of companies or people now they are producing their own Not fish food. Companies, it's all individuals. Individuals. Each doing their own way, but a lot of them are doing it under wrap. They don't want to show. Now, he has put in a lot of money doing in certain ways so people can see. So their farms are all out of bound. Can't go and see them. Right. And rightfully so, because we are only copycats in India.
अगेन टॉकिंग अबाउट दीज फिश फूड्स, टेट्रा का नाम बहुत चला था, मतलब अभी भी छोटी सिटीज में टेट्रा के जरूर आपको मिल जाएंगे पैकेट किसी न किसी टेट्रा ब्रांड, हाँ टेट्रा ब्रांड के, हाँ सॉरी टेट्रा ब्रांड के टेट्रा बिट्स हो गए, बहुत सारे आते हैं उसके अलग अलग। तो लोगों को आज के टाइम पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि फिश फूड को रिलेटेड इतने सारे आ गए हैं, बहुत सारे जर्मन ब्रांड हैं, कि यूरोपियन ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड भी इतने सारे हैं। almost every week a new brand is coming up, and इतने I सारे cannot say that it's bad or good. राइट Definitely be good. Maybe it's better than Tetra, but someone has to take the try. It's not necessarily the Tetra is the world's best and will remain the world's best. Right. The new people will have to make a difference. Now everyone's advertising policy is not that like that. I've been to trade fairs where I've gone to in Germany, even in Singapore and other place. And in Germany, the Tetra persons, they give you a small packet with this, one Tetra bait, one this. So that's costing a lot of money because so many people attend the trade fair. So that is the kind of budget they work with. A lot of advertisements, a lot of things in magazines. They're not cheap. Now a new company may be making an excellent food, but he's not heard. राइट So if you don't hear about it, how will you know that you must try it? India is making brand Intan. There are of course mixed reports on Intan foods, but there are some foods which are okay. There's another company called Akira which has started from last year only. It's a Calcutta-based group. Even in aquarium accessories and bird cages, bird food, even there are Indian people who are manufacturing, copying the Chinese model, but they are doing it, and it is totally Indian. And they say, be Indian and buy Indian. So I think we should give them a try also. It's not that in India things should be bad because some of the world's best scientists are in India. Correct. We must try and see the formula they're using could be good. We must be exploratory Correct. or trying of aquarium product, because when I started the hobby and the hobby was going on in my time, then it was like some flakes which was nothing but it was called Shalimar food, and that used to be collected by the maker in Bombay, who was not the maker. He used to go to those wafer biscuits, wafer biscuit company. So while the packaging and all is going on, there's a lot of pieces falling down. So all that used to be jharud and captured, and that fellow used to pick that up and give something, and he used to put them in dabbas and say Shalimar fish food. And people used to close their eyes and feed the fish, and people, they were eating. What to do? When they're hungry, they will eat. Then the pellets came. The pellets had no special other ingredients, even though in the back strip they just copied amino. Amino means what's inside. So vitamin this, vitamin that, and this and that, but nothing is there. It's just soybean things. The hobby continued in that. People were feeding those and they were keeping the fish successfully. But we depended a lot on live fish food. Like in Calcutta is blessed with tubifex worms. We still get in huge quantity. And some people, if they are living like in Howrah district, there are a lot of ponds over there, they collect live Daphnia and they sell to certain hobbies. Some hobbies they take when they're breeding at home, their own fish, then they go and take the effort to collect themselves the Daphnia. But all that is now slowly disappearing because of development in and around the city. You're not going to go 20 kilometers away to look for Daphnia. You can go 1-2 kilometers away, but 1-2 kilometers the water body is filled up and a building has come up. So where will you get it? Right. So now we have to be dependent on prepared food, and we must try and experiment with as many brands, and who knows, that brand may be helping the fish in an overall way. It's not necessary that the established brands are the best. Established brands are safe, but they could be better among the new brands. So give them a chance, is all I can say. तो नेटिव वैरायटीज की कोई फिशेज है उसको आर्टिफिशियल फूड देना चाहिए, जैसे कि चेन्नई है वो लाइव फीड लेगी या तो लाइव फिश लेगी, उसको कन्वर्ट A lot, yes, there's a conversion time. But sometimes you see when the fish is being collected, the original fisherman is keeping for 2-3 days. Then the Mahajan is going and collecting from him when he gets the order. And he is bringing to his place and keeping for 2-3 days. And then the exporter or the buyer will come, will give him the order. Neither the fisherman nor the Mahajan are feeding the fish. So it's a minimum period of 7 to 10 days the fish have not had food. So in that instance, when you are
they're coming, I have seen wild oranges, which are 1 week old. They're wild only. They just go and grab. But many refuse. It all depends on a lot to lot. What is the situation of the fish before they came to you? But what is sure shot is your tubifex worm, the live tubifex worm. But it is not the very safe food to feed because our pollution levels, our chemical toxins in the water is going up. And this is just another animal which is staying, a living organism which is staying in dirty canal. Canals are dirtied by humans only. Right. And all sorts of rubbish is thrown into the canals. That's where these things are thriving. And that is where they are being picked up. So that is the only alternative feed for reluctant feeders, but it's not the safe feed. So once they start eating, then you convert to market prawn or shrimp, cut to small bit. If you're breeding, if you got small fish, if they need live, culture Artemia in your home. Have a few friends, one person cultures it and shares it so it becomes economical for everyone. And then brindle worm, vinegar worm, these all are there. But you know, this needs dedication and sincerity, which the normal hobbyist, Lal Neel Kharidne Wala, that he will just go and buy the Shalimar. Now Shalimar is no more available, but he'll buy some other flake of a better quality. Is this also one of the major reason why we see this जो habitat है from an ecological perspective, why Indian governments are taking so much initiative कि ये मछली बैन हो जाए, बैन कर दें, हम specific areas को भी बैन कर दें. And then there is another question I would like to add to this कि एक जो IUCN है, I think सब लोग को नहीं पता होगा. I think जो ऑफिस में आ रहे हैं, आप थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे. तो is it good to refer it? You can refer because their red data book has got endangered status, vulnerable status, near risk, least concern. So they have got many categories. But what was once available in 24 Parganas of West Bengal, that is the district which is surrounding Kolkata, on one part, that place had certain species which are no more found there. But those species are found in good quantities in places in Bihar and places of North Bengal. So how do you explain this? So this is purely a case of water tampering and the habitat not being suitable for those fish anymore. You cannot selectively go into a pond and say, I will just catch only those. You cannot catch like that because they are plants, they are hiding places and what not. So you must know what is the endangered category. Like barca, they say, Chana barca, which is now officially banned. Or rather, I will give another example, not barca, I will give the example of green pipe fish, which is microfish deocata, which is a freshwater pipe fish, which is related to the seahorse, but is found in pure freshwater of North Bengal. This fish is also banned because seahorses are being caught in thousands illegally or legally or whatever, and there's no check because they are being collected from the sea and all being dried up and used for various Chinese traditional medicines. Now the pipefish looks similar, so there have been cases where a lot of brackish water pipefishes were also caught when the seahorses were not available. So it's just like to try to pass off a wild boar's tusk as compared to an elephant tusk. So, but it's both are not the same. Right. So now the point is this, I have seen from my innumerable trips to North Bengal for fish collection and even for relaxation purpose, because that is a paradise indeed for freshwater aquarium fish. The waters are crystal clear so you can see right up to the bottom. Pipefish are breeding throughout the year. Whenever you put in a net to catch whatever other fish, you will get 20-30 pipefish in your net, but maybe other fish not even one. So these people are doing what? They are just dusting the net off onto the bank. There's no way for the pipefish to wiggle its way back into the water. It's left to dry. Earlier days I used to pick them up and throw it back into the water. But how much you're going to pick up? And you can't be the savior of pipefish all over. So that was what may have led to scientists to put this on a banned list, and also the because of the Chinese people, when the brackish water pipefish will be exterminated, the seahorses will be exterminated, then they'll come up
in North Bengal to collect. That's wishful thinking, but maybe that's long-term thinking, which might happen. But I have not seen any letdown in pipe fish population growth. It is going the same, if not more. So I don't see the justification why this was banned in the first place. But there could be another thing. Now, unless I sit down with scientists who were there in the planning commission, who were there, who made these rules, what were their other reasons? Because I can give my reasons, and I can tell you a lot of my reasons, a lot of these people have not experienced in their career, even in their entire career. Because I have been at the grassroots, and I've been continuously working and will work till my last day. So this goes to show something which is endangered, but is not endangered. एक ये काफी सारे हॉबीज जो चना रखना चाहते हैं रख रहे हैं, उनके भी कई सारे ऐसे मिथ्स होंगे या कहीं उन्होंने पढ़ा होगा, किसी के वीडियोस देखे होंगे कि अगर कोई शॉप से लेके आ रहा है चना, कैसे रखना है उसे। बहुत बेसिक में बेयर बॉटम हो, कई लोग प्लांटेड एक्वेरियम में भी रखते हैं, तो उसके लिए बेस्ट एक क्या हो सकता है? डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। हाँ, राइट। तो इसमें थोड़ा सा पूरा सब कुछ मिलता है इंटरनेट में, थोड़ा सा पढ़ाई करो खरीदने का। धरी एक आदमी चाना ब्लेरी खरीदने मांग रहा है, सो चाना ब्लेरी का बारे हाउ इज इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, इट इज विद प्लांट्स, इट इज विद सॉफ्ट सॉइल, नॉट हार्ड स्टोन्स एंड रॉक, इज नो रॉक इन द चाना ब्लेरी हैबिटेट, सॉफ्ट मड। तो सॉफ्ट मड देने से देन योर टैंक विल नॉट बी क्लियर, वो घोला ही रहेगा। तो उसमें सॉफ्ट सैंड देगा एंड विद अ फ्यू स्मॉल वही जो ग्रेवल टाइप का चीज, नथिंग शार्प। सेकेंडली कुछ मच्छी है जो बेर में रहेगा, तो बेर में रहो, बट उसमें एक दो तो रॉक्स रखो, बिकॉज मच्छी भी कोई भी टाइम, जैसा हम लोग जब रात में सोने जाता है लाइट ऑफ करके सोता है, काहे कारण लाइट मेरा आंख में आ रहा है, दरवाजा बंद करता है, काहे कारण हम लोग डिस्टर्ब नहीं होने मांग। और कोई आदमी अगर नाक से आवाज करता है उसको भी लात मारकर निकालता है रूम से, कारण हम लोग डिस्टर्ब होने नहीं। तो मच्छी भी ऐसा ही है। तो रॉक का पास, बिकॉज उसका स्ट्रेस फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए इट नीड्स टू बी इन इट्स ओन प्लेस। सो टू रॉक्स का बीच में वो बैठ गया अवे फ्रॉम द थिंग, एंड यू मस्ट कीप द लाइट ऑफ ऑल्सो। इट्स नॉट दैट 24 घंटा लाइट ऑन करेगा चाना को, टैपिंग ऑफ द ग्लास, और उसको तो ज्यादा दिन तो नहीं रह पाएगा। सो दिस इज अ मस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चाना कीपर्स, रिमेंबर दैट इज द नंबर 1 पॉइंट, keep a lid on your tank, because chanas are like snakes, they are called snakeheads, and सांप का माफिक छोटा सा होल मिलेगा, एक तो 1 इंची 2 इंची चौड़ा माथा भी निकल सकेगा उस। You will be surprised to see how did it get out of this hole, but निकला, कारण next morning you will have dried chana instead of live chana. So taking that into consideration, लीड, सॉलिड लीड, जहां पर बड़ा चाना लाइक मारोलियस, माइक्रोपेंटिस, डिप्लोग्रामा रखेगा, बारका रखेगा, अभी तो रख नहीं सकेगा, ऑरेंट इमैक्युलेटा बड़ा साइज का, देन कवर के ऊपर वेट देने होगा, कारण चाना आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर मेनली नॉक्टर्नल, माने रात में इन लोग जगता है और एक्टिव होता है। तब देखता है छोटा जगह में है नया मच्छी, वो खाली जंप करेगा, कूदेगा और ढक्कन में लगेगा, लगते लगते ढक्कन भी आस्ते आस्ते हटने स्टार्ट करेगा। तब नेक्स्ट मॉर्निंग ड्राइड चाना और ड्वार्फ वेराइटीज, बट द सेम थिंग लाइक ब्लेरी प्लांट्स, यू गिव देम सॉफ्ट थिंग, गिव देम 1 or 2 caves टू हाइड, और ज्यादा मच्छी, जैसे दुकानदार ज्यादा मच्छी रखता है, एक जोड़ी का लिए एक तो छोटा नारकल का खोल इज वेरी गुड, और अर्दनवेयर, मट्टी का भाड़, ऐसा कुछ थोड़ा पानी में अच्छा से धुलाई करके तब घुसाओ। और कुछ मच्छी है जो ज्यादा क्वांटिटी में रख रहा है, जैसे शॉप्स और कोई भी हॉबीज भी मांग रहा है ज्यादा रखे, पीवीसी ट्यूब, फेविक्विक और जो भी लेकर नीचे में स्टिक करवा दो ग्लास का साथ, तो फ्लोटिंग नहीं करेगा, कारण वो तो प्लास्टिक टाइप, वो फ्लोट करेगा तो अंदर में जाकर चुप से बैठा रहेगा, 6-7 तो भी बैठ सकेगा। कारण चाना एग्रेसिव होता है अपना जात का ऊपर, और कुछ बुलीज निकलता है, बुलीज, वो किसी को देखेगा उससे थोड़ा कमजोर जाकर उसको मारेगा,
खाना जब देगा वही खाना को कॉर्नर करेगा, Dominate तो ऐसा टाइप का फिश को निकल लेना चाहिए if you want peaceful existence. But that is for the normal hobbies जो 2-3 तो मच्छी रख रहा है, कारण वो 2-3 तो का तो जीने हराम कर देगा वो। तुम तो लिमिटेड जगह हो, कहाँ भाग कर जाएगा? 2 फुट टैंक में तो 1 फुट ही तो भागेगा, तो इट्स नॉट इनफ। और वो उसका पीछू घूमते रहेगा, लास्ट में वो नहीं खाएगा, वो मर जाएगा। Alright, sir. Coming back to the last question, what are some lesser-known Indian fish species that you think deserve more attention in the aquarium hobby? And I'm talking about the native. This is a tough question. I'm not really prepared for it. You see, a lot of the fish are in the endangered list, but there are a lot of fish which we must do our own bit. Not we as such, but maybe someone down the line must do is to try to identify the ones which are vulnerable. There have been places where I've seen in rivers 2-piece after whole day fish collection. 2-piece. What is 2-piece? Cannot make. It's just 2-piece moving around there. It's not even moving away from that area. It's in that area because there is no one else of that species over there. He's reduced to 2-piece, maybe 2 males or 2 females. So they can't reproduce something. I've seen like that with my own eyes. So in such cases, some people who can form a group and do a breeding program is easier said than done because you need funds and this and that. But in your own little way you can do. And if you're breeding a pair of Blairy and you've got, if you're staying in Assam, I will never say release a fish in the area where it is not found. So if you are staying in Assam, 20% of your catch you give it back to the river and the rest you keep for your sale and for your own pleasure and hobby. But it's not always possible because I am not an advocate of alien fish being released in alien surroundings. It can be a barb, it can be anything, but they can do their own bit in breeding. Even if it is not an endangered one, you can still breed it. Breed it and throw it back into the river, the baby. Sort of regenerates there. Don't throw back a fish like alligator gar or plecos or such fish because they will only kill our indigenous species. So there is one connecting question कि it is for planted fish keepers. जो native fish में ऐसी हमारी कुछ फिशेज है जो रख सकते हैं planted aquarium में, चाहे छोटी हो बड़ी हो। हाँ, बहुत ऐसा मच्छी है छोटी मच्छी का अंदर, लेकिन हम देखा है एक तो प्रॉब्लम नेटिव फिश एक तो क्लैश होता है, नॉट इंटेंशनल क्लैश बट ड्यू टू द शाई नेचर ऑन रिलीज. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल फिश लाइक होराडेंडिया ब्रिटनी और लबुका डेडिबुजिरी or Danionella priapus, which is like, and Brachygobius nanus, which is the bee goby. These are really small fish. The other fish may be equally small or slightly like a Microrasbora or Neontetra. But these are fish which have grown in aquariums for so many generations. So they may attack these. They may block the food areas. They may not. That's why there should be good plant cover so these fish can hide when they need to, and food should be not. A lot of people they put the food in a particular bowl or put the freeze dried worm or thing, paste it on the glass. So only the strong guys can come there. The other guys cannot. Other guys will eventually come there, but maybe some who are shyer types will die before that because of non-feeding and because of continuous stress by the tank mate. So I would suggest, though it's not possible always, because people want to have one tank, so they want to keep, that's their choice of keeping. They want to keep Neontetras with Horadendia brittany or Indian rice fish. But I would suggest Indian biotope, Indian fish separate. Unless they are big fish or monster fish, which can stay with other monster fish of other countries. Right. There is one more tiny fish which I have observed. लोग ऑटो सिंगलर्स के पीछे काफी भागते हैं। और हमारी नेटिव है, खैर वो मिलती भी नहीं है सब जगह पे, बट आई हैव केप्ट फॉर सम टाइम, इसने भी रखा, मैंने भी रखा है, साइलोरिंकस सुकाटियो. Yes. I have seen very good results. Yes, you are absolutely right. Sailorhynchus sucatio and Sailorhynchus balitora. These two have two different habits. The balitora, they stick to the substrate, but they will completely clean your algae. And the sucatio are higher level. They will sit like monkeys on your plants, but they will clean your leaves, they will clean your glass. So it is a much cheaper alternative
from the money point of view as compared to a autosynclus price. From another point, I would say they are Indian, so you must know what your Indian fish are like. Keep them. इन दी एंड सर, आप अभी जो फिशेस रखते हैं या सेल करते हैं, इज इट ऑल होलसेल या रिटेल, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है? किसी को अगर वो चीज चाहिए हो तो आपके पास ऐसी कौन कौन सी फिशेस मिल सकती हैं? आगे मेरा ट्रेड टोटली एक्सपोर्ट था, हम लोकली किसी को नहीं बिक्री करता था, आई मीन होलसेल. लेकिन ट्रेड हैज सफर्ड पोस्ट कोविड, इट हैज सफर्ड अ बम्प, and there's a lot of exploration in South America and in Africa where new fish are keeping on coming up, and people, general hobbyists, are preferring to keep those colorful fish other than Indian fish. Indian fish are not that colorful as compared to the South American and African fish. So I have also now, for survival, personal side of survival, I have decided to, and not decided, I have started selling and wholesaling domestic tank bred fish, both in the higher category and the lower category. Like if anyone wants black mollies, I will give black mollies also. If anyone wants female guppies, I'll supply that also. And if anyone wants higher grade discus and all, I'll supply that. Even though that I've got specialist sellers for those, but I'm open to all. And we have already embarked on importing fish which we are wholesaling around India. So now it's almost all types of fish, but not so very regularly because we are increasing our setup. So once the setup is made, our species index will grow, our list will grow, and our varieties will grow. All right, sir. So thank you so much for your time. It was a wonderful discussion, and I hope to Thank you for have this letting me discussion in share future. what little I know and what experience I've gathered over the years with the general public, because it's important to safeguard our water bodies in India, and so that it becomes sustainable. So the fish will be in the rivers, the fish will be in our tanks also, without anyone getting emptied. So I thank you for this great opportunity, for being able to share with you what I know and what I have explained to all of you. Namaste and Jai Hind. Thank you, sir. Thank you once again. तो दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल पॉडकास्ट विद एंड्रू राव, एक ऐसा नाम जो इंडियन नेटिव फिश कीपिंग में एक लेगेसी छोड़ चुके हैं. ये पॉडकास्ट हमने 2004 में रिकॉर्ड किया था राव सर के घर पे कोलकाता में. कॉन्वर्जेशन टोटल 3 घंटे से ज़्यादा चली थी, बट ऑब्वियसली सब कुछ अपलोड करना पॉसिबल नहीं था. हाँ, वीडियो बहुत लेट अपलोड हो रहा है. रीज़न सिंपल है, जॉब के चलते चैनल से ब्रेक लिया था एंड बीच में हार्ड डिस्क करप्ट हो गई थी जिसमें इंपॉर्टेंट फाइल्स थी और इन्हें रिकवर करने में टाइम लग गया. फाइनली द वीडियो इज़ हियर एंड आई होप यू फुली एन्जॉयड इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर फिश कीपर्स. और चैनल पे नए हो तो शीफू टैंक्स को सब्सक्राइब करो फॉर मोर फिश रिलेटेड कंटेंट. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर, अपनी मछलियों को ध्यान रखो और हॉबी को रिस्पॉन्सिबली इंजॉय करो. हैप्पी फिश कीपिंग एंड जय हिंद.